हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के असर्जन रीजन और मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं जो आपको इसको सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगा, उसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन को करना है और मुझे विश्वास है बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाया करेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए, जब भी हमको कथन कारण पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले आपको आप कथन पढ़ोगे तो इसको ये मत मानो कि कथन है, पहले ये देखो कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस सही है या गलत है ना। फिर इसके बाद में कारण पढ़ो। कारण में भी हमें कारण नहीं देखना, हमें पहले वो सेंटेंस पढ़ना है कि भाई ये सेंटेंस सही है या गलत है। पहले पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस को आपको पढ़ना, मतलब कथन को और कारण को दोनों को पढ़ना एज ए सेंटेंस के फॉर्म में, क्या ये सही है या गलत है। फिर इसके बाद में आपको कथन पढ़ना है। फिर कथन को कैसे पढ़ना है, एज ए क्वेश्चन, प्रश्न, कि भाई हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं और उस प्रश्न का ये आंसर देता, उत्तर देता है या नहीं है, तब जाके कथन कारण सही होंगे। तो हम इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं, पहला कथन पढ़ रहे हैं, भ्रूणपोष की निश्चित मात्रा बनने के बाद ही अधिकांश युग्मनज विभाजित होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये जो है भ्रूणपोष है ना, जब विभाजन होता है, जब ये इसके अंदर, जैसे हम यहां पर बात करें कि ये एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक में ये एग सेल है और ये सेंट्रल सेल है ना, सेंट्रल सेल है। जब यहां से पोलन ट्यूब आती है तो यहां पर एक मेल गैमेट इससे मिल जाता है, एक नर युग्मक इससे मिल जाता है, और यहां से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यहां क्या बनता है, जायगोट बन जाता है। ये जायगोट बन जाता है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म कोशिका जब विभाजित होती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होती है और यहां पर भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। बोले एक निश्चित मात्रा में भ्रूणपोष, एक निश्चित मात्रा में किसके बनने के बाद, भ्रूणपोष के बनने के बाद ये भ्रूणपोष बन जाता है। एक निश्चित मात्रा में ये भ्रूणपोष बन जाएगा, यहां पर ये पूरी विभाजित होगी, भ्रूणपोष बन जाएगा। भ्रूणपोष बनने के बाद फिर जायगोट विभाजन प्रारंभ होते हैं। तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही बोल रहा है। पहला कथन ये बोल रहा है कि ये एक निश्चित मात्रा में बनेगा, इसके बाद इसमें विभाजन चालू होगा, किसमें, जायगोट में, और ये जायगोट विभाजन चालू होगा तो इससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। दूसरा कथन देखते हैं, यह विकासशील भ्रूण को अनुमानित पोषण प्रदान करने के लिए अनुकूलन कर सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये पहले बन रहा है और ये उसके बाद बन रहा है, इसमें विभाजन उसके बाद में हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो भ्रूण जब विकसित हो रहा है तो इस विकसित भ्रूण को पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये पोषण कौन प्रदान करता है, भ्रूणपोष प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूणपोष प्रदान करता है। तो ये अनुकूलन है ना। अब हम बोलेंगे, फिर एक बार पढ़ना है क्या, भ्रूणपोष की निश्चित मात्रा बनने के लिए अधिकांश युग्मनज विभाजित होते हैं। क्यों, क्यों विभाजित होते हैं, क्यों, निश्चित मात्रा बनने के बाद क्यों विभाजित होते हैं, क्योंकि विकासशील भ्रूण को अनुमानित पोषण प्रदान करने के लिए अनुकूलन है, ये अनुकूलन कर सकता है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसका उत्तर भी कर रहा है। कथन उसके कारण का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, जिसमें ये क्या कर रहा है, सही उसकी व्याख्या कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें करेक्ट आंसर क्या है, पहले वाला कथन और कारण। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये है कि पराग गोलियों का, परागकण से जो गोलियां बनती हैं, पराग गोलियों का उपयोग भोजन के पूरक के रूप में किया जाता है, मतलब फूड सप्लीमेंट। जैसे आप लेते हैं ना जिम में, जो जिमिंग करता है वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ऐसे ही क्या बोल रहे हैं, परागकण की गोलियां बनाई हैं। उन परागकण की गोलियां बनाई, उनको भोजन के रूप में, पोलन टैबलेट की बात कर रहे हैं कि पोलन के रूप में, पोलन टैबलेट के रूप में लिया जाता है, ये कथन बोलता है। तो ये कथन सही है, क्योंकि परागकण की गोलियां बनती हैं और ये गोलियां क्या टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। किसको देते हैं, एथलीट्स को देते हैं, रेस हॉर्स, जो रेस दौड़ धावक घोड़े होते हैं उनको देते हैं, एथलीट्स को देते हैं। हो सकता है आपने भी खाई हो कभी, है ना, कभी, है ना। फिर इसके बाद बात करें कारण, कारण है परागकण पोषक तत्वों, क्या बोल रहा है, ये तत्वों हैं यहाँ पर, है ना। परागकण क्या है, पोषक तत्वों, पोषक तत्वों से भरपूर होता है ना। तो बिल्कुल सही है। परागकण के अंदर अगर हम यहां पर बात करें, किसकी बात करें, परागकण, ये पोलन ग्रेन है ना।
यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में 2 कोशिकाएं होती है, अंदर की एक दो, ये जो सेल है इसको बोलते हैं प्रजनन कोशिका, और एक जो बड़ी कोशिका इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। और ये जो कायिक कोशिका, इसका नाम भी गोरिस, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में यहां पर न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक पदार्थ होते हैं बड़ी कोशिका, तो पोलन ग्रेन के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं। तो हम फिर पढ़ रहे हैं, पराग गोलियों का उपयोग भोजन के पूरक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। तो लिखा है इसके अंदर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहला। पहला क्या, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन का सही उत्तर देता है। चीजें क्लियर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इनमें हमको ज्यादा वो नहीं, पैनिक नहीं होना, बहुत टेंशन फ्री होके और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिकली हमसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी, क्या बोल रहे हैं, परिपक्व लघु बीजाणुधानी। तो पहले हम ये देख ले कि भाई लघु बीजाणुधानी होती क्या है। तो हम यहां पर बात करें तो ये एंथर परागकोश है ना। इस एंथर के अंदर है ना, यहां पर अगर हम बात करें, मैं इसको है ना, ये ऐसा है, ये परिपक्व है, और इसके अंदर 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी होती है। तो ये बोल रहा है कि एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी है, ये लघु बीजाणुधानी है। क्या है ये, लघु बीजाणुधानी है ना, लघु बीजाणुधानी है। अच्छा, इस लघु बीजाणुधानी में बोल रहा हूं 168 168 पराग कण है ना। पराग कण कितने हैं, 168 पराग कण निष्कासित होते हैं, एक से हो रहे हैं, तथा प्रत्येक पराग कण में 14 क्रोमोसोम है, 14 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है, 14 गुणसूत्र है पाए जाते हैं। तो लघु बीजाणुधानी से उत्पन्न पराग मात्र कोशिका, इस लघु बीजाणुधानी में क्या बताना है, पराग मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका बताना है, पराग मात्र कोशिका है ना, पराग मात्र कोशिका। और इसके बाद में दूसरा क्या बताना है, पराग मात्र कोशिका के बाद में अगर हम बात करें है ना, पहला तो क्या बोल रहा है, क्या बताना, पराग मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका की संख्या बतानी है ना, कितनी होगी। दूसरा क्या बोला, जनन कोशिका या जननिक कोशिका, जनन कोशिका उसकी बतानी, जनन कोशिका कितनी होती है। तीसरा क्या पूछ रहा है, कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल बतानी है, कायिक कोशिका बतानी है ना। तो कौन सी कोशिका बताना है, कायिक कोशिका बताना है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोला, नर युग्मक है ना। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, नर युग्मक के बारे में बताना है कि इसके अंदर कितने नर युग्मक हैं। चीजें क्लियर है। तो यहां पर और क्या बताना है, नर युग्मक, बहुत सिंपल है, नर युग्मक बताना। 3-4 चीजें बतानी, क्या क्या है, पराग मात्र कोशिका, जनन कोशिका, कायिक कोशिका और नर युग्मक, और उनका भी अनुपात बताना। देखो ये बताओ, ये बताओ, और इनका अनुपात निकालो, इनका अनुपात निकालना है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन जब भी करना है ना। परागकण कितने हैं, 168 परागकण। तो इसको ऐसे करो कि एक पराग मात्र कोशिका, क्या बोल रहा हूं, एक पोलन मदर सेल है, जो बोल रहे एक पराग मात्र कोशिका है। एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कौन सा, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। कितने परागकण बन रहे हैं बच्चों, 4 परागकण बन रहे हैं। एक से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 परागकण। तो इसको उल्टा करो, उल्टा कैसे करोगे, 4 परागकण, 4 परागकण किससे बन रहे हैं, एक पोलन मदर सेल से बन रहे हैं, एक पराग मात्र कोशिका से बन रहे हैं। तो 4 इससे बन रहे हैं, तो फिर 168 168 कितने से बनेंगे, 168 परागकण कितने से बनेंगे, तो 1 × 168 अपॉन 4। 4 से क्या करो, इसको वो कर दो। अच्छा, 4 से इसको करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। चीजें क्लियर है, ये तो कर लोगे ना डिवीजन की, वो भी बताऊं, कर लोगे है ना। तो 142 मतलब कितनी पराग मात्र कोशिका आ जाएगी, 142 पोलन मदर सेल।
तो यहां पर कितनी आ जाएगी, 42 पोलन मदर सेल है, कितनी आ गई है, 42 पोलन मदर सेल आ गई। अब देखो, अब बोला जनन कोशिका, तो मैं यहां पर बात करूं, ये परागकण क्या है, परागकण है। परागकण के अंदर एक जो सेल मिलती है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका है। अच्छा, जो जनन कोशिका है, चीजें क्लियर है, कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका। जनन कोशिका के बाद हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, है ना, और ये जो सेल मिलती है कायिक कोशिका होती, और ये कायिक कोशिका का न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल। चीजें क्लियर है। तो मतलब एक परागकण के अंदर, ये परागकण है, क्या है, ये परागकण है। परागकण में कितनी सेल मिलती है, एक वेजिटेटिव सेल मिलती है और एक जनरेटिव सेल मिलती है। अब देखो, पराग मात्र कोशिका 42 हो गई है, जनन कोशिका परागकण कितने 168, और एक में एक है तो ये कितनी होगी 168। फिर कौन सा, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका भी एक है, 168 परागकण है तो 168 क्या होगी, कायिक कोशिका है। अब देखो, ये जो परागकण है, इस परागकण में जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बन रहे हैं बच्चों। कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो देख लो, अब जनन कोशिका, एक जनन कोशिका से 2, 168 जनन कोशिका है, तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इतने, ये क्या हो जाएंगे, नर युग्मक हो जाएंगे। अब इन सब में, इन सब को डिवाइड करना है। जब आप इन सब को डिवाइड करोगे, है ना, तो इसका जब रेशो आप निकालोगे, क्या निकालोगे, इसका रेशो निकाल रहे हैं, है ना, इसका अगर हम रेशो निकालते हैं तो यहां रेशो आएगा 1:4:4:8, 1:4:4:8। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो ये वाला इसका आंसर ये आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा 1:4:4:8। ठीक है, अभी इतना कैलकुलेशन आपको करना है। चीजें क्लियर है। अब देखो, इसमें ये तो हमने कर दिया है, ये तो हमने कर दिया। इसमें मैं आपको और कुछ चीजें बता रहा हूं, है ना। चलो हम यहीं पर देख लेते हैं कैसे। जब भी कभी ये पूछे पराग मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन, परागकण कितने बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, इसको ध्यान रखना। जब भी पराग मात्र कोशिका दी हुई, पराग मात्र कोशिका दी हुई है, परागकण पूछा है तो 4 से गुणा करना। ये दिया है, ये पूछा है, 4 से गुणा करना। ये दिया है, ये पूछा, मतलब परागकण दिए, पराग मात्र कोशिका करना है, 4 से भाग देना है। समझ में आ रही चीजें, कुछ समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। ये दिया है, ये पूछना है, पूछा है, पराग मात्र कोशिका दी, परागकण पूछा है, 4 से गुणा कर दो। परागकण दिए है, पराग मात्र कोशिका पूछी, 4 से विभाजित कर दो। बातें खत्म, ज्यादा कुछ करना नहीं, इतना कुछ नहीं लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया है, डिवाइड करना है ना। अब आपसे पूछा अर्धसूत्री विभाजन, आपसे पूछे कितने अर्धसूत्री विभाजन लगेंगे, है ना, इतने ये जो परागकण बने हैं इसमें कितने, जितने भी बने हैं, जितने कितने लगेंगे। तो ध्यान रखना, जितनी पराग मात्र कोशिका लगती है उतने ही परागकण लगते हैं, मैंने अर्धसूत्री विभाजन लगते हैं। जितनी कोशिका लगेगी उतनी ही अर्धसूत्री विभाजन लगेंगे। चीजें आ गई समझ में, चीजें आ गई समझ में। मतलब अगर यदि ये दिया है, ये पूछा, 4 से गुणा कर दो, ये दिया है, ये पूछा, 4 से विभाजित कर दो, और पराग मात्र कोशिका की जितनी लगती है उतने अर्धसूत्री विभाजन लगते हैं। खत्म। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलो इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से गलत कथनों को चुनाव करके सही विकल्प चुनिए। ये भी सही है, ये क्वेश्चन में हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा है उसमें गलत लिखा है, तो जहां पर भी गलत है पहले उसको अंडरलाइन करो। मतलब हमें उसको अंडरलाइन करना, और हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें गलत कथन को ढूंढना है। जब इनमें हमें गलत कथन को ढूंढना है तो हमें गलत नहीं ढूंढना है, हमें पहले सही ढूंढना है कि इनमें सही कथन कौन सा होगा। क्योंकि अगर गलत ढूंढोगे तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, ढूंढते रह जाओगे। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले सही ढूंढना है, और सही ढूंढोगे और उसमें जो गलत निकलेगा वो आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसा। सेव, सेव मतलब सेवफल की बात हो रही है।
सेव का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। बिल्कुल सही है। सेवफल आपने खाए होंगे, महंगे हैं पर खाया तो होगा, कभी न कभी तबीयत खराब होगी जब खाया होगा, है ना। तो जो सेवफल है, सेवफल जब हम खा रहे हैं तो सेवफल में उसका थैलेमस खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। मतलब ये कि पहला कथन सही है। पहला कथन क्या हो गया सही? एंजाइम के विकृतीकरण के परिणाम स्वरूप, है ना, बीज जीवन क्षमता खो देता। मतलब क्या हो जाएगा? जो बीज है, जो सीड है, जैसे गेहूं है, हम गेहूं भर के रखते हैं, जो गेहूं है, गेहूं के अंदर एंजाइम होता है, क्योंकि गेहूं लिविंग है, गेहूं के अंदर भ्रूण होता है, जीवित होता है वो, और जीवित होता है तो बोले यार उसके अंदर जो एंजाइम है, एंजाइम बोले विकृतीकृत हो जाते हैं, तो बोले उसका वो जो एम्ब्रियो भ्रूण मर जाता है, तो जीवन खो देते हैं, जीवन क्षमता खो देते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीवित है, कोई भी जीवित है और उसके अंदर जो भी उपापचय क्रियाएं होती है वो एंजाइम के थ्रू होती है। जीवित के अंदर बिना एंजाइम की कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो अगर यदि एंजाइम विकृत हो जाते हैं तो वो जीव खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरा कथन भी क्या है? सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। अब अगला क्या बोल रहा? अंगूर में बीज रहित फल का निर्माण दोहरे निषेचन से होता है। अंगूर तो खाए होंगे, अंगूर में बीज होते हैं नहीं होते हैं? जल्दी बताओ। अंगूर में बीज नहीं होते। अब ये तो आपको पता है कि जो सीडलेस है, बीज विहीन, जिसमें बीज नहीं होते, वो एपोमैक्सिस से, वो पार्थेनोकार्पी से बनते हैं। कैसे बनते हैं? अनिषेक फलन से। कैसे बनते हैं? अनिषेक। किससे? अनिषेक फलन से, है ना। तो ये अनिषेक है, अनिषेक फलन से बनते हैं। मतलब अंगूर कैसे बन रहे हैं? अनिषेक फलन से बनते, जबकि ये क्या बोल रहा है? दोहरे निषेचन से बनते हैं। मतलब ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये कैसे बनते हैं? अनिषेक फलन से, पार्थेनोकार्पी से बनते हैं, है ना। तो ये गलत हो गया। परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष अगुणित ऊतक होने के कारण भ्रूणपोष से भिन्न होता नहीं। परिभ्रूणपोष कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। और ये भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। चीजें समझ में आ रही? तो मतलब क्या? ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला कथन भी गलत है। परिभ्रूणपोष अगुणित नहीं, परिभ्रूणपोष द्विगुणित होता है, मतलब ये भी गलत है। अब हमें पहले दो सही है, बाद के दो गलत है। ये कौन से कथन पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है, मतलब ये दो गलत है, दो गलत है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी वाला। क्यों डी वाला आ जाएगा? तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा गलत है, जो गलत है वही सही आंसर है। चीजें क्लियर? जल्दी नहीं करना, जल्दी करोगे तो उल्टा सीधा लगा के आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है ये? जल व वायु परागित दोनों पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें जल परागण होता है और कौन सा परागण होता है? वायु परागण होता है ना। मतलब परागण काय के द्वारा जा रहा है? बाय एयर, एरोप्लेन के थ्रू जा रहा है, और दूसरा जल के थ्रू जा रहा है, पानी के थ्रू जा रहा है, तैरते हुए, है ना। तो हम यहां पर बात करते हैं बहुत रंगीन नहीं होते। बिल्कुल सही है। जिनमें जल परागण या वायु परागण होते हैं। अब जल को और वायु को आकर्षित करने के लिए कलरफुल होना जरूरी नहीं है, तो ये रंगीन होते हैं। सही है, रंगीन होते हैं। रंगीन, रंगहीन होता है ना, रंगीन नहीं होते, रंगहीन होते, कलरलेस होते हैं। दूसरा मकरंद उत्पन्न नहीं करते। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जिनमें वायु परागण है वो कितना भी मकरंद उत्पन्न करे, वायु आकर्षित थोड़ी होगी, न जल आकर्षित होगा। तो ये भी सही है। अच्छा, जल व वायु, अभी ये सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। जल व वायु परागित दोनों पुष्प में पंखदार वर्तिकाग्र होता है। कैसा होता है? पंख, पंखदार। पंख होते तो उड़ जाती। पंख काय के लिए चाहिए? उड़ने के लिए चाहिए। उड़ने के लिए चाहिए मतलब किसमें? वायु परागण वाले, जिनमें वायु में परागण होगा उनके अंदर पंख होंगे। लेकिन पंख से जल में उड़ पाओगे क्या? नहीं। मतलब ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वायु परागण वाले में तो पंखदार होता है, लेकिन जल परागण में पंख की जरूरत नहीं है। पंखदार वर्तिकाग्र, पंखदार मतलब इसमें हम ऐसा बोलें कि भाई वायु परागण में जो पोलन ग्रेन उड़ के आते हैं तो जो पंखदार रहता है ना, तो परागकण इसके अंदर फंस जाते हैं। किसमें? वायु परागण में। लेकिन जल परागण में, जल परागण में इसकी जरूरत नहीं है ना। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोला? पराग कणों का अधिक उत्पादन दर्शाते हैं।
ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो इसको हम ऐसे समझे, इसको हम यहां पर अगर बात करें, है ना, मतलब वायु परागण और जल, जिनमें वायु परागण और जल परागण होता है उनके अंदर परागकण बहुत अधिक बनते हैं। कैसे बनते हैं ऐसा देखते हैं। ये हम देख रहे हैं स्त्री केशर, क्या है? स्त्री केशर है ना, और यहां पर ये पुंकेशर है, ये पुंकेशर है। हवा की दिशा इधर है, हवा इधर चल रही है, मतलब इस पुंकेसर से परागकण मुक्त होंगे और हवा में इधर की दिशा में जाते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। कभी परागण होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्तिकाग्र इधर है और परागकण उधर जा रहे हैं। लेकिन बाय चांस, खुदा ना खास्ता, खुदा कभी खास्ता नहीं है, पर हवा इधर चल गई, क्या बोल रहे? हवा विपरीत दिशा में चल गई, इधर चल गई, और परागकण यहां आ जाएंगे तो परागण हो जाएगा। मतलब इनमें परागण एक चांस फैक्टर होता है, चांस है, बाय चांस। तो इसलिए इनको हजारों परागकण बनाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? हजारों परागकण बनाने पड़ते हैं। इन हजारों परागकण में एक परागकण जाके इसको परागित करता है, मतलब इनके अंदर परागकणों का अधिक उत्पादन दर्शाते हैं। तो इनके अंदर अधिक उत्पादन होता है। तो क्या बोले, जल व वायु परागित पुष्प दोनों में क्या है? पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, तीनों कथन सही है ना, ए बी और डी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी और डी। ए बी डी क्या है? सही है। चीजें क्लियर है? अगला नेक्स्ट देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही और गलत देखिए। इसमें भी देखो सही और गलत कथन के बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? सही कथन के बारे में, गलत कथन के बारे में देख लेते हैं, है ना। पहला कथन पढ़ रहे हैं, कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण हम करा रहे हैं, है ना, में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि परागण के लिए केवल वांछित परागकण का उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही है। कृत्रिम हम हमारी मर्जी से करा रहे हैं, हमें किसी फसल तैयार करनी है या कुछ भी तैयार करनी है जिसमें हमारे अकॉर्डिंग काम हो, हमारे अकॉर्डिंग काम हो, तो हम क्या करेंगे? परागकण भी लेंगे, जो भी चीजें लेंगे जो हमें चाहिए उसके हिसाब से लेंगे। तो कृत्रिम सर में क्या करें? परागकण जो है वांछित है, जो हम चाहते हैं उन्हीं परागकण से हम क्या कराएंगे? परागण कराएंगे। तो ये वाला कथन सही है। पहले वाला कथन क्या है? सही है। कृत्रिम संकरण फसल वृद्धि प्रोग्राम की एक मुख्य दृष्टिकोण है। बिल्कुल सही है। फसल प्रोग्राम में नई नई किस्में हम जो उत्पन्न कर रहे हैं, नई नई किस्में बना रहे हैं, वो कृत्रिम संकरण से ही बना रहे हैं। दूसरा कथन भी सही है। यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प है, यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है, मतलब यहां पर बात करें, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं जो मादा जनक है ना, मादा जनक है। तो मैं यहां पर बात करूं, ये प्लांट है, इसके अंदर ये पुष्प लगा हुआ है ना, इसके अंदर ये मादा पुष्प लगा हुआ है, मादा पुष्प उत्पन्न कर रही, केवल मादा पुष्प है, तो विपुषंग की आवश्यकता नहीं। विपुषंग मतलब यहां पर जो नर पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर को हटाने की जरूरत नहीं होती। तो बिल्कुल सही है। जब इसके अंदर अकेली मादा है, ये अकेली मादा पुष्प है, तो यहां विपुषंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये वाला कथन भी क्या है? सही है। केवल मादा पुष्प है तो नर को हटाने की जरूरत, नर है ही नहीं तो हटाओगे कहां से, है ना। तो ये भी सही है। फिर बात करें फिलीफॉर्म उपकरण अंडाशय में पराग नलिका के प्रवेश को नियंत्रित करता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां मैं बात करूं तो ये स्त्री केशर है। स्त्री केशर के अंदर हमें यहां पर क्या मिलेगा? ये बीजांड मिलेगा। क्या है ये? बीजांड। बीजांड के अंदर क्या मिलेगा हमें? भ्रूणकोश मिलेगा। क्या मिलेगा? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर बात करें तो यह अंड कोशिका और ये फिलीफॉर्म उपकरण मिलेगा। यहाँ पर अंड कोशिका मिलेगी और फिलीफॉर्म उपकरण मिलेगा। यहां देख लेते हैं, यहां परागकण आता है और ये परागकण आया, पराग नलिका निकली, पराग नलिका यहां से ऐसे जाएगी और यहां से अंदर जाएगी। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है। और ये जो दिख रहा है ये अंडाशय है। क्या है? ओवरी है, ये अंडाशय है। अब देखो कथन क्या बोल रहा है? फिलीफॉर्म उपकरण अंडाशय में पराग नलिका के प्रवेश को नियंत्रित करता है। सुनो, ये यहां पर ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? ये फिलीफॉर्म उपकरण है। फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूणकोश के अंदर है और ये अंडाशय है और यहां से पराग नलिका यहां अंदर प्रवेश कर रही है। यहां से ये पराग नलिका प्रवेश कर रही है। तो वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि फिलीफॉर्म उपकरण
इस अंडाशय में पराग नलिका के प्रवेश को नियंत्रित करता, जबकि ये तो प्रवेश हो गई है, यहां नियंत्रित करता बीजांड के अंदर, यहां पर नियंत्रित करता, यहां पर नियंत्रित नहीं करता। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथे वाला डी वाला जो क्या है, गलत है। ए बी सी तीनों सही है, देख लो इसमें से कहां पर है, ए बी सी तीनों सही है, डी फॉल्स है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, चौथा आंसर करेक्ट है। चीजें क्लियर है। इसके बाद आगे देख रहे हैं। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन बस इन क्वेश्चन को जब भी करना है ना, हमारी स्पीड स्लो रखनी है। स्लो मतलब इतनी भी स्लो नहीं, नॉर्मल 40 से 50 की, 40 जो गाड़ी चलती ना 40 से 50 के बीच में वैसे ही चलानी है ना। निम्न में से प्रत्येक श्रेणी में विषम को चुनना है। किसको चुनना है, विषम, जो एक अलग हो, जो सबसे अलग दिखे, बस उसी को पहचानना है और उसको पहचान के बताना। अब देखो इसके अंदर एक अंडपी, युक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी। अब देखो यार इसमें तो पढ़ने से ही पता लग गया, क्या पता लग गया, जिसमें अंडपी अंडप है, अंडपी 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 है ना, युक्ता अंडपी वियुक्ता अंडपी, द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी इसके अंदर लागे है। द्विकोष्ठी मतलब क्या, ये द्विकोष्ठी पुंकेसर के अंदर आता है। द्विकोष्ठी आ गया था, पुंकेसर जो एंथर होता है ना, वो द्विकोष्ठी होता है। मतलब इसके अंदर कौन अलग हो गया, द्विकोष्ठी अलग हो गया। ये तीनों मादा है, कार्पेल स्त्रीकेसर, एक अंडपी है, युक्तांडपी वियुक्तांडपी है, ये स्त्रीकेसर है, लेकिन ये पुंकेसर का भाग है, तो ये एक अलग हो गया। फिर देख लो इपिकोटाइल, फिलीफॉर्म उपकरण, प्रांकुर और क्या आ जाएगा, मूलांकुर। ऐसा देख लेते हैं, है ना, जो ये बीज अंकुरित होता है ऐसा अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद एक मुंह ऊपर निकलता है, एक मुंह नीचे निकलता है ना। जो ऊपर निकलता है इसको हम बोलते हैं प्रांकुर, क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और जो नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर, क्या बोलते हैं, मूलांकुर। और ये जो इतना पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल, क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। मतलब ये सब किसके भाग है, भ्रूण के भाग है। सीड जब जर्मिनेट होता है तो ये इसके भाग है, सी आ गया, सीडलिंग के भाग है। लेकिन यहां पर कौन है, फिलीफॉर्म उपकरण। ये जो फिलीफॉर्म उपकरण है ये किसका भाग है, फिलीफॉर्म उपकरण भाग है भ्रूण कोश का। मतलब ये तीन एक हैं और ये एक अकेला ये जो बीच वाला फिलीफॉर्म उपकरण है ये अलग है। फिर बात कर रहे हैं मटर है, मटर है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, तीनों को खाते हैं, है ना, तीनों को खाते हैं। तो इनमें ऐसा क्या क्या देखेंगे जो अलग कर रहा है, तो इसमें देख लो। अच्छा इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम ये लगाएंगे कि जो जौ है, मक्का है और गेहूं है, तीनों एक बीजपत्री है। जबकि मटर, मटर तो खाई होगी, कैसी है, द्विबीजपत्री है। ये द्विबीजपत्री है, इसके मटर के दाने के दो भाग हो जाते हैं, लेकिन गेहूं के, मक्का के और जौ के दो भाग, दाने के दो भाग नहीं होते हैं। मतलब ये तीनों एक बीजपत्री और ये द्विबीजपत्री, ये एक अलग हो गया। चीजें क्लियर। फिर बात करें सेवफल, सेव मतलब सेवफल, स्ट्रॉबेरी, आम और काजू, है ना, इनमें देखना है। इसमें देख लो इनमें क्या है। अब देखो यार इसमें अगर बात करें तो यहां पर हमको सोचना है कि क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। सेवफल एक छद्म फल है, छद्म फल है ना, स्ट्रॉबेरी भी छद्म फल है, असत्य फल है। और ये भी क्या है, काजू भी कैसा, असत्य फल है। लेकिन आम कैसा है, आम सत्य फल है। तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या देखना है, कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट हमें लगाना है और उसके थ्रू सबको अलग करते जाना है। तो अब देख लो पहला द्विकोष्ठी, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, डायथिकस द्विकोष्ठी है। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म उपकरण, मटर, मटर आ गई, आम, आम आ गया। चीजें क्लियर है। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। लेकिन आवृत बीजियों के अंड उपकरण, आवृत बीजियों कौन सा उपकरण है, अंड उपकरण है, भ्रूणकोश है और परागकण। अंड उपकरण, भ्रूणकोश और परागकण में सामान्यतः अधिकांश कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है ना। तो अब आपको इसमें भ्रूणकोश के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं भ्रूणकोश बना रहा हूं, भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका, ये कौन सी है, अंड कोशिका है ना, अंड कोशिका है। अंड कोशिका के बाद में भ्रूणकोश में और क्या मिलेगा, यहां पर 3 प्रतिवेशांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स मिलेगी।
कौन सी मिलेगी, एंटीपोडल कोशिका मिलेगी। फिर बात कर रहे हैं यहां पर क्या मिलेगी, केंद्रीय कोशिका मिलेगी, सेंट्रल सेल क्या मिलेगी, केंद्रीय कोशिका मिलेगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट है फिलीफॉर्म उपकरण। यहां पर सखी कोशिका है, अंड कोशिका के साथ में कौन सी कोशिका है, सखी कोशिका है या सहायक कोशिका है, क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। और ये जो सहायक कोशिका है, इस सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इसको बोलते हैं अंड उपकरण। अंडा तो खाया होगा, तो अंडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, अंड उपकरण की बात कर रहा हूं, है ना। अंडे की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अंड उपकरण की बात कर रहा हूं। देखो अंड उपकरण, अंड उपकरण, अंड उपकरण में 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, मतलब टोटल कितनी, 3। दूसरा भ्रूणकोश, ये पूरा भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में 3 एंटीपोडल, 1 केंद्रीय कोशिका, 3 और 1 4, 2 सहायक कोशिका 6 और 1 कौन सी, अंड कोशिका 7। मतलब इसमें 3 तो ये हो गई है, 7 ये हो गई, और परागकणों में सामान्य परागकण। अब परागकण बनाए, ये परागकण है, परागकण में ये कौन सी कोशिका, वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका है। और इस कायिक कोशिका के अंदर यहां पर बात करें तो ये जनन कोशिका है, कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका है। तो 1 कायिक कोशिका, 1 जनन कोशिका, टोटल कितनी कोशिका, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 7 2, 3 7 2, आंसर डी इसमें आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही, तो ये इसको देख के लगाना है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, फिर कथन कारण आ गया, एक बीजपत्री के भ्रूण में केवल 1 बीजपत्र होता है, सही है ना यार, 1 बीजपत्री, तो उसमें केवल 1 ही भ्रूण होगा, है ना, केवल 1 ही बीजपत्र होगा। क्या बोल रहा हूं, 1 बीजपत्री भ्रूण में क्या होगा, केवल 1 बीजपत्र होगा, सही है। एक जो बीजपत्री होता है उसके अंदर क्या होता है, एक भ्रूणपोष होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्क्यूटुलम कहा जाता है। चलो ये देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बात ये